जय श्री कृष्णा। राधे राधे। वाराणसी नगरी के पास एक बहुत बड़ा तालाब था। वह सदा जल से लबालब भरा रहता था। उसमें बहुत सुंदर कमल खिला करते थे। मार्च का महीना था। सारा तालाब कमलों से भरा हुआ था। तालाब का पानी कमल के फूल और चौड़े पत्तों से पूरा ढक गया था। किनारे पर उगी घास भी सुंदर लगती थी। तालाब के आसपास कई वृक्ष भी थे। उन पर पक्षी चहचहाया करते थे। मनुष्य भी उसकी छाया में विश्राम करते थे। वायु कमल के पराग को दूर दूर तक उड़ा देती थी। इसमें फूलों की सुगंध चारों ओर फैल जाती थी। उस गंध से अनेक मधुमक्खियां भी आकर्षित हो जाती थी। उसके झुंड आकर कमलों से रस चूसते रहते थे। मानी नाम की एक मधुमक्खी वहाँ रोज आया करती थी। इसी प्रकार शीलू भौरा भी रोज आता था। दोनों एक दूसरे को आते जाते उठते बैठते देखते थे। धीरे धीरे दोनों में मित्रता हो गई। वे घंटों बैठे कमल का रस चूसते रहते, आपस में बतियाते रहते। जैसे ही सूरज डूबता, शीलू फूल से उड़ जाता, क्योंकि उसका घर वहाँ से कई मील दूर था। मधुमक्खी के साथ ऐसी कोई कठिनाई नहीं थी। तालाब के पास ही एक किसान की झोपड़ी में थी। उस झोपड़ी के पास एक आम का पेड़ था। उसी पर मानी ने अपना घर बना रखा था। किसान भी रानी को बड़ा प्यार करता था। एक बार शीलू भौरा के पंख में चोट लग गई। मानी बोली, शीलू भाई, तुम्हारा घर तो दूर है, तुम्हारे पंख में चोट लगी है, तुम घर कैसे जाओगे? आज मेरे साथ ही चलो। शीलू को मानी की यह बात अच्छी लगी। वह धीरे धीरे उड़ता हुआ मानी के साथ चला। मानी का घर वृक्ष की ऊंची डाल पर था। शीलू वहां तक उड़ नहीं सकता था। मानी बोली, तुम यहाँ पेड़ के नीचे बैठो, मैं तुम्हारे लिए मीठा शहद लेकर आती हूँ। यह कहकर मानी घर्रकर से अपने घर चली गई। भौरा पेड़ के तले में बैठने लगा। वहीं किसान अपने छोटे से बेटे के साथ बैठा था। भौरे का संतुलन बिगड़ गया और वह किसान के बेटे से जा टकराया। शीलू का डंक उसके गाल से छू गया और वहां से खून छलकने लगा। किसान ने हाथ का रुमाल उस पर मारते हुए कहा, यह न जाने कहाँ से मरने को आ गया है। भौरा जल्दी जल्दी जान बचाकर भूखा प्यासा भागा। उसे बड़ा दुख हुआ कि वह जहाँ जाता है सभी उससे भागते हैं, बचते हैं। कोई मनुष्य उससे प्यार नहीं करता और उसे प्यार से नहीं देखता। भौरा निराश होकर तालाब के पास ही एक वृक्ष पर सो गया। दूसरे दिन मानी मक्खी उसे खोजते खोजते वहां आई। आते ही बोली, वाह महाशय, आप भी खूब है। कल हम आपके लिए खाना लेकर आए, खूब ढूंढते रहे और आप नदारद थे। शीलू भौरे ने दुख मन से कल की सारी घटना कह सुनाई। फिर बोला, मानी बहन, एक बात पूछूं, बुरा तो नहीं मानोगी? नहीं नहीं, बताओ क्या पूछ रहे थे? मानी ने कहा, मुझ में और तुम में बहुत समानता है। मैं काला हूँ, तुम भी काली हो। मेरे पंख है, तुम्हारे भी पंख है। मैं डंक मारता हूँ, तुम भी डंक मारती हो। मैं फूलों का रस पीता हूँ, तुम भी फूलों का रस पीती हो। पर क्या कारण है कि मैं जहाँ भी जाता हूँ लोग मुझे हट हट कर भगा देते हैं? तुम्हें तो वे घर में भी पालते हैं। देखा जाए तो मैं सुंदर हूँ,
पर मेरा इतना अपमान क्यों होता है? तुम एक तरह से कुरूप हो, फिर भी तुम्हें सब प्यार क्यों करते हैं? तुम्हें ही क्यों पालते हैं? भौरा रोया रोया सा पूछ रहा था। मानी थोड़ी गंभीर होते हुए कहने लगी, भाई तुम सुंदर तो हो, तो क्या हुआ? तुम्हारी सुंदरता से किसी को कोई लाभ नहीं है। सुंदरता तो क्षण भर के लिए आकर्षित करती है। वास्तविक और स्थायी आकर्षण तो गुणों का ही है। गुणी ही सम्मान के पात्र बनते हैं। मैं कुरूप हूँ तो क्या हुआ? मनुष्यों को कितना लाभ पहुँचाती हूँ, यह भी कभी तुमने सोचा है? मैं जिस शहद को बनाती हूँ वह उनके हजारों कामों में आते हैं। मैं डंक मारती हूँ तो क्या समाज के लाभ की बात ज़्यादा सोचती हूँ? दूसरों का उपकार अधिक करती हूँ। मेरे बहुत से गुणों से यह एक बुराई भी ढक जाती है। सच बात तो यह है कि शीलू भाई, गुण ही सौंदर्य का स्थायी स्थान है। गुणी ही सच्चा प्यार पाता है। भौरा सारी बात समझ गया। वह भी सोच रहा था कि कैसे वह स्वयं को समाज के लिए उपयोगी बनाए। धन्यवाद।